हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फोर्स कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने समझा था एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस कि अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस मान लो अलग अलग एंगल पे अप्लाई हो रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके हम कैसे इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं कि अगर जो पहला फोर्स वेक्टर है इसके हेड से हम एक और फोर्स वेक्टर निकालें और जो दूसरा फोर्स वेक्टर है इसके हेड से एक और फोर्स वेक्टर निकाले तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा यहाँ से जो मेन फोर्स वेक्टर निकलता है ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर निकलता है। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ समझा था पहले कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लिए कि अलग अलग फोर्सेस है इनको कंपोज करना है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, वो कैसे होता है। अब हम समझते हैं फोर्स कंपोनेंट्स की। एक फोर्स है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं कि अगर एक मान लो एक ये लीवर है, इस लीवर के ऊपर अगर एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा होगा, एक जो डाउनवर्ड्स जो वाई एक्सिस में अप्लाई हो रहा होगा। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। फोर्स अप्लाइड टू ए लिवर प्रोड्यूसेस इट्स ग्रेटेस्ट टॉर्क व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट 90 डिग्री टू द लिवर। अब मान लो ये एक लिवर है, इसके ऊपर अगर एक फोर्स 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है इस फोर्स का पूरा कंपोनेंट सिर्फ इस लीवर के रोटेशन में ही अप्लाई हो रहा है। मान लो अब ये फोर्स अगर 45 डिग्री पे अप्लाई हो रहा होता तो इसका मतलब है इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और कुछ कंपोनेंट साइडवेज या एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है, तो तब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक फोर्स वेक्टर पूरा 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है एक लीवर पे तो उस फोर्स का पूरा जो कंपोनेंट है वो उस लीवर को रोटेशन में ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स अप्लाइड टू अ लीवर प्रोड्यूसेस इट्स ग्रेटेस्ट टॉर्क व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट 90 डिग्री पे ग्रेटेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस होता है एक लीवर का। If the angle at which force is applied is not equal to 90 degree means force is applied at an angle. This means that some part of the force must be doing some other thing other than producing rotation. अब वही जैसे मैंने बोला कि मान लो अगर अब ये 90 डिग्री के बजाय किसी और एंगल पे 45 डिग्री पे या किसी भी और एंगल पे अगर अप्लाई हो रहा है ये फोर्स, इसका मतलब है कि इस फोर्स का पूरा कंपोनेंट्स सिर्फ इसके रोटेशन में अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ कंपोनेंट्स किसी और डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रहा है। अब अगर ये 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई हो रहा होता है तो सारा जो कंपोनेंट्स थे इस फोर्स के वो सिर्फ इस टॉर्क को रोटेट करने में ही अप्लाई होते। लेकिन अगर अब ये फोर्स 90 डिग्री के बजाय किसी एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कुछ कंपोनेंट डाउनवर्ड से अप्लाई हो रहा है रोटेशन में और कुछ कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क इज प्रोड्यूस ओनली बाय दैट पार्ट ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रोटेशन। कि मतलब टॉर्क सिर्फ फोर्स के उस कंपोनेंट से प्रोड्यूस होगा जो डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स का ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स है, डाउनवर्ड्स और साइडवेज। तो इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है इस फोर्स का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट ही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ जो साइडवेज कंपोनेंट है वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। When force is applied at an angle other than 90 degree, the component of force that is being applied at 90 degree only contributes to rotation. जैसे मैंने पहले बोला कि एक लीवर है, इसके ऊपर अगर फोर्स 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो उस जो एक एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है सिर्फ वही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस लीवर का। जो इस फोर्स का साइडवेज कंपोनेंट है वो कोई रोटेशन ऑब्वियसली प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो फोर्स एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है एक लीवर के ऊपर उसका जो सिर्फ डाउनवर्ड कंपोनेंट है सिर्फ वही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड एट 90 डिग्री, मतलब कि जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है जो 90 डिग्री पे फोर्स तो एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है लेकिन उसका वो कंपोनेंट जो डाउनवर्ड या 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है सिर्फ वही रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है इस लीवर का। दैट इज बीइंग अप्लाइड एट 90 डिग्री ओनली कंट्रीब्यूट्स टू रोटेशन। और जो फोर्स 90 डिग्री जो फोर्स का कंपोनेंट 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रोटरी कंपोनेंट, मतलब कि जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, या उसको हम वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं कि ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स तो एक एंगल पे है लेकिन इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है उसको हम वाई कंपोनेंट बोल देंगे और इसी फोर्स का एक और कंपोनेंट साइडवेज कंपोनेंट होगा जिसको हम एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो वाई कंपोनेंट है इस फोर्स का
सिर्फ वही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्स कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई या वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड ग्राफिकली बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द ओरिजिनल और टोटल फोर्स एफ टोटल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जो हमने अभी देखा कि जो ओरिजिनल या टोटल फोर्स जो एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है, इसको हमने रिजोल्व किया, इसका हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किया, मतलब इसको हमने ब्रेक डाउन किया कंपोनेंट्स में, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट, एक साइडवेज कंपोनेंट, या फिर एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट। इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस था, मतलब कि दो अलग अलग एंगल पे फोर्सेस थे, उनका हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला पैरेललोग्राम लॉ से, उसको हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पे एक सिंगल फोर्स के हमने अलग अलग कंपोनेंट्स निकाले, इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। जस्ट एज टू कंकरेंट फोर्सेस कैन बी कंपोज्ड इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर, लाइकवाइज अ सिंगल वेक्टर कैन बी कंपोज्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने पहले देखा कि हम दो फोर्सेस अगर वो एक एंगल पे है तो उनका कंपोजिशन कर सकते हैं, उनको कंपोज कर सकते हैं एक रिजल्टेंट फोर्स में पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। वैसे ही हम एक फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। रिजोल्यूशन तो हम इससे बोल सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में दो फोर्सेस अलग अलग एंगल पे होते हैं जिनको हम कंपोज करते हैं और एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, एक ही फोर्स होता है जिसके हम कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, द कंपोनेंट्स विल बी स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड so that one component fy is perpendicular to the segment parallel to the y axis। मतलब कि जैसे ये एक लीवर है, इसके ऊपर जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके जो दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा। वो हम स्पेशली ऐसे बनाएंगे कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि एक x एक्सिस में है, एक y एक्सिस में है। एक कंपोनेंट जो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस फोर्स का, सिर्फ वही रोटेशन प्रोड्यूस होगा। वही तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर जो y कंपोनेंट है इस फोर्स का, सिर्फ वही टॉर्क या रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो x कंपोनेंट है वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करेगा। उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जो y कंपोनेंट है इस फोर्स का, सिर्फ वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वही लिखा है हमने कि द कंपोनेंट्स विल बी स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड, उनको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सो दैट वन कंपोनेंट जो fy है, जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है, लाइज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा जो y कंपोनेंट होगा फोर्स का, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और द सेकंड कंपोनेंट इज अ पैरेलल कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट है उसको हम पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं, जो y कंपोनेंट है उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, और जो x कंपोनेंट है उसको हम पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट इज अ पैरेलल कंपोनेंट एंड इज ड्रॉन पैरेलल टू द लिवर के पैरेलल होगा वो कंपोनेंट, पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक पॉइंट है, जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय पैरेललोग्राम लॉ। कि पैरेललोग्राम लॉ से हम कंपोजिशन में क्या करते हैं कि दो फोर्सेस अगर एक एंगल पे होते हैं उनको हम कंपोज करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं कि एक फोर्स है उसके हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। एक फोर्स एक एंगल पे है तो इसका एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में एक फोर्स को तोड़ा जा रहा है अलग अलग कंपोनेंट्स में, और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में अलग अलग फोर्सेस है जिनको कंपोज करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकाला जा रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विथ रेजोल्यूशन द पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। अब मान लो पहले अगर हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं, अगर दो फोर्सेस एक एंगल पे है तो इनको अगर हम कंपोज करेंगे तो ये कोई किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम बन सकता है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ रेक्टेंगल ही बने, ये किसी भी टाइप का क्या कहते हैं पैरेललोग्राम बन सकता है। लेकिन जब हम फोर्सेस का रिजोल्यूशन करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमेशा एक रेक्टेंगल ही मिलेगा हमें। मतलब कि
एक फोर्स है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। तो इस पे हम जब पैरेललोग्राम लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, तो ये हमेशा सिर्फ रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक रेक्टेंगल ही बनेगा और कोई टाइप का पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, सिर्फ एक रेक्टेंगल ही बनेगा। बिकॉज वी आर ऑलवेज रिजॉल्विंग इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक पॉइंट नोट करने वाला है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को जब हम रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो उस केस में सिर्फ एक रेक्टेंगल ही बनेगा। लेकिन जब हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस करते हैं तो वो फोर्सेस किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। तो उस केस में जब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो वो किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम बन सकता है। वो एक सिर्फ जरूरी नहीं कि वो एक रेक्टेंगल ही बने, वो किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम बन सकता है। अब हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बॉडी के रिस्पेक्ट में समझते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट्स। ये हमारा नी लेग सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये है QLF, क्वाड्रिसेप लेग फोर्स। जो क्वाड्रिसेप मसल इस पे अटैच हो रही है, QLF वो फोर्स है, ठीक है। अ लाइन विथ सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज दैट ऑफ ओरिजिनल फोर्स वेक्टर इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ लिवर या बोन। इस केस में जो लिवर है वो बोन है, जो हमने लिवर समझा था वो लिवर इस केस में ये बोन है, ठीक है। तो इस बोन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट लाइन ऑफ कंपोनेंट FY, क्योंकि जो Y कंपोनेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट होता है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इस लिवर के इस बोनी सेगमेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट लाइन ऑफ कंपोनेंट FY। ऐसे ही अ सेकंड लाइन विथ सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज ओरिजिनल फोर्स इज ड्रॉन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लिवर इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फोर्स। जो ये लिवर है, ये जो बोनी सेगमेंट है, इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करी जाएगी जिसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट लाइन ऑफ कंपोनेंट FY, क्योंकि जो Y कंपोनेंट होता है वो बोनी लिवर के पैरेलल होता है और जो Y कंपोनेंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप समझते हैं। द रेक्टेंगल इज कंप्लीटेड बाय ड्रॉइंग द लाइंस दैट आर पैरेलल टू FX एंड FY फ्रॉम एरो हेड्स टू F टोटल। ये जो हमने ड्राफ्ट लाइन बनाई थी Y कंपोनेंट की और X कंपोनेंट की, इनके जो एरो हेड्स है, इन हेड से लाइन जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट किया जाता है। जो F टोटल है वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाता है। ये Y कंपोनेंट है, ये X कंपोनेंट है और रेक्टेंगल को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। FY पर अब ये जो रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है, इसमें जो परपेंडिकुलर बोनी सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, इसको हम बोलेंगे FY QLF। मतलब जो QLF फोर्स है, क्वाड्रिसेप लेग फोर्स है, इसका Y कंपोनेंट ये है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे FX QLF। FY परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, और इसको हम रोटेटरी कंपोनेंट बोलेंगे क्योंकि ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये ना हम आगे जाके समझेंगे, कनकेव कन्वेक्स रूल समझेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जब एक जॉइंट में एक मूवमेंट होती है, एक रोटेशन होता है, तो उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जब इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहे हैं इस नी जॉइंट में, तो जो रोटेशन है वो प्रोड्यूस कर रहा है Y कंपोनेंट FY QLF, इसलिए हम इसको रोटेटरी कंपोनेंट भी बोल देते हैं। और जो ट्रांसलेशन, जो ऊपर की साइड जो ट्रांसलेशन थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है इस नी जॉइंट में एक्सटेंशन के टाइम पे, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है ना, तो एक्सटेंशन के टाइम पे जो थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो FX जो X कंपोनेंट है QLF का वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम FX को बोलेंगे पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन ट्रांसलेटरी कंपोनेंट, ठीक है। और F टोटल इज डायगोनल टू द रेक्टेंगल। F टोटल जो होगा, जो QLF फोर्स है वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ठीक है। ऐसे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।